डू यू थिंक कि लॉ की जो डिग्रीज है वो भी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो रही है पढ़ाई? नहीं, लॉ की डिग्रीज आउटडेटेड नहीं कह सकते हैं। लॉ इज बेसिकली अ साइंस। बड़ी प्रॉब्लम है यंग लॉयर्स का। क्या इंग्लिश का आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस प्रोफेशन में? दिल्ली की हाई कोर्ट और हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसमें सब कुछ काम इंग्लिश में होता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे कोर्ट केसेस जो है बहुत ज़्यादा डिले होती है। नहीं, आजकल ऐसा दिल्ली में नहीं है आजकल, सॉरी। कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट आया था जिसमें कहा गया था कि जितने भी केसेस है उसको ख़त्म करने में 300 साल लग जाएंगे। ना ना, यस, हाँ। कोई एक गरीब इंसान था और वो 30 साल तक जेल में सिर्फ इसलिए था बिकॉज ही कुडंट अफोर्ड लॉयर्स फॉर हिज केस। और एक अमीर इंसान है, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान है, उनके बेटे जब अरेस्ट हुए थे उनको बहुत जल्दी बेल मिल गया था। सो डोंट यू थिंक जो हमारा जुडिशरी है कहीं ना कहीं वो अमीरों के लिए ज़्यादा फेवरेबल है? और ये आपने देखा ना, वो पट्टी बंदी होती है। दिल्ली बार काउंसिल का इलेक्शन आने वाला है, उसमें आप कंटेस्टेंट भी है, तो कोई 3 चीज़ बताइए जो चेंज आप इस सिस्टम में करना चाहते हैं। और कि हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लेवल पे और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के लेवल पे जितने भी यंगर जनरेशन के लॉयर हैं, उनके आते ही हम कोशिश करें कि उनको 15 से 20 हज़ार रुपया स्टाइपेंड दिलवाने की कोशिश करें। कि वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। नमस्कार। आज बहुत कुछ सीखना और समझना है आपसे इस लीगल प्रोफेशन के बारे में और जुडिशरी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं समझना चाहता हूँ कि आप कैसे इस प्रोफेशन में आए और आपका क्या एक्सपेक्टेशन था जब आप आए थे और रियलिटी क्या था? देखो, रियलिटी में तो हम कभी हमने सोचा नहीं था कि हम वकालत में आएंगे। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं, कैंपस लॉ सेंटर के। तो हमने जब लॉ किया था तो हमारी जो प्रायोरिटीज़ थी वो थी कि सिविल सर्वेंट बनेंगे, आईएएस आईपीएस करेंगे। तो आईएएस आईपीएस तो हुआ नहीं। हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। तो मैं 93 बैच में आई वॉज द ऑफिसर सेलेक्टेड देयर। तो ट्रेनिंग के बाद कुछ पारिवारिक कारणों के चलते आई हैड टू रिज़ाइन। तो रिज़ाइन करने के बाद 98 में मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ। तो अब उसके बाद क्या करें, तो हमने फिर 99 से एनरोलमेंट करा के वकालत शुरू किया। तो आज पिछले 27 सालों से हम वकालत कर रहे हैं। बढ़िया। और जब आप आए थे इस प्रोफेशन में तो आपको बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी। यस, एक्सपेक्टेशन थी कि अब हमको भी नामी वकील बनना है और मेहनत करनी है। और मैं लकी था कि जो मेरे साथ के जो साथी थे, मेरे दोस्त थे, वो उन दोस्तों के साथ ही मैं अपनी शुरुआत किया। तो मेरा कोई सीनियर एज सच नहीं था। मेरे जो दोस्त मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे दोस्त थे पुनीत भटनागर और अजय कोहली, उन्हीं के साथ उनके चैम्बर में बैठ के मैंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया। और पहले दिन से ही कुदरत की इतनी वो थी मेरे पर अनुकंपा कि मेरे पर पहले दिन से केस आने लगे। और मैं खुद मेहनत करके खुद ही अपना केस बनाता था और आर्ग्यू करता था और अपने दोस्तों से सीख लेता था कि क्या करना है। ग्रेट। तो सर अभी 27 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत कुछ आपने सीखा है, समझा है। कोई 3 लेसन जो आप शेयर करना चाहते हैं यंग लॉयर्स के साथ? यंग लॉयर्स को मैं 3 बातें शेयर करना चाहूँगा कि एक तो मन लगाकर पढ़ाई करें और जो भी उनके पास केस आता है, उस केस का सबसे पहले रेफ़र करें कि कानून में इसको क्या व्याख्या है, कानून इसके बारे में क्या कहता है। और दूसरा, रिसर्च वर्क करें कि हम किस तरह से अपने क्लाइंट को, मुवक्किल को हम डिफेंड कर सकते हैं। और उसके बाद केस बनाएं और बनाने के बाद अच्छी से तैयारी करें और तैयारी करेंगे तो नतीजा पॉजिटिव आएगा। दूसरा, पैसे की तरफ ना भागें। पैसे की आजकल सबकी एक दौड़ लगी हुई है पैसे की तरह। देखो, इस प्रोफेशन में मनी इज इन अबंडेंस। आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, पर अगर आप ईमानदार रहें तो आप उससे बेहतर शांति कमा सकते हैं और पैसा अपने आप आपके पास आता है। तो आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है। तीसरी बात है, आप कभी भी किसी को झूठ ना बोलें। क्लाइंट को सच्चाई बता दें कि आप यहाँ खड़े हैं। उसके बाद अगर फिर क्लाइंट कहता है कि अब ये काम करना है तो उसके बाद करें, ताकि क्लाइंट आपको ब्लेम ना करे। परफेक्ट। सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है जो कि रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहा है कि जो यंग लॉयर्स है उन दे आर नॉट बीइंग पेड। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि यंग लॉयर शुड बी पेड एंड एक मिनिमम स्टाइपेंड्स होना चाहिए इसके लिए। आपको क्या लगता है कहाँ पे प्रॉब्लम है? जो लॉ की डिग्री है उसमें कुछ इशू है? नहीं, हमको एक्चुअली जो हमारी जो बार काउंसिल इंडिया और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के लेवल पर हमने कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार नहीं किया। नीड है मैकेनिज्म तैयार करने की। हमारे लॉयर्स अच्छा कमाते हैं, अच्छा पे कर सकते हैं और अच्छे अच्छे वकील जो आजकल आ रहे हैं, आजकल जो इतने बढ़िया बढ़िया इंटेलिजेंट लॉयर्स आ रहे हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, एंड साइमल्टेनियसली दे एक्सपेक्ट कि हमको अच्छा पैसा भी मिले। तो
आज की ज़रूरत है कि एक वकील को जैसे ही वो स्टार्टिंग में आता है तो उसको मिनिमम वेजेस 15-20 हज़ार रुपये है, तो 20-25 हज़ार रुपये उसको मिलना चाहिए ताकि उसका दिल लगे, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होता है कि वकील उससे काम तो कराते हैं पर पैसा नहीं देते हैं। हम्म। तो कई बार शिकायतें मिलती हैं, कई बार देखने को मिलता है। तो मेरी एक सोच है कि हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लेवल पे और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के लेवल पे जितने भी यंगर जनरेशन के लॉयर हैं, उनके आते ही हम कोशिश करें कि उनको 15 से 20 हज़ार रुपया स्टाइपेंड दिलवाने की कोशिश करें कि फर्स्ट 5 ईयर्स आपको पैसे की तरफ नहीं देखना, आपका जो टेक केयर है वो आपकी बार बॉडीज करेंगी। ट्रू, यानी कि सर एक मिनिमम स्टाइपेंड आपके ओपिनियन में होना चाहिए ऑफ कोर्स सो होना दैट दे चाहिए। कैन ऑफ फोकस कोर्स, ऑन ऑफ कोर्स, एजुकेशन, राइट? ऑफ कोर्स। अगर आप किसी को फाइनेंशियली रखेंगे इंडिपेंडेंट, उसके अपने खर्चे होते हैं, उसको आना है, बस से आएगा, मेट्रो से आएगा, पेट्रोल है, खर्चा है, उसको दिन में कोई चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, कोई साथ में शाम को थोड़ा एंजॉय करना है, तो ही मस्ट हैव समथिंग इन हिज पॉकेट। घर से आया, माँ बाप ने सोचा है कि लड़का बड़ा हो गया, वकील बन गया, कल को इसकी शादी करनी है, कल को इसकी फैमिली होनी है, तो ही मस्ट अर्न। तो अगर स्टार्टिंग से ही बच्चे को, उसको जो नया लॉयर आए हैं उनको स्टाइपेंड मिलेगा तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो अच्छा काम करते हैं। और उसके बाद उनको एनकरेजमेंट करने के लिए जितने भी लॉयर्स हैं हमारे, जिनकी प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 20 ईयर्स एंड अबव है, उनको मैं अपने तरफ से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो ऑलरेडी अच्छा पे कर रहे हैं, अगर कोई अच्छे लॉयर आते हैं तो उनको एनकरेज करें कि ठीक है, अभी हम तुमको एडिशनल पैसा भी देंगे। जी सर, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में हमेशा सवाल किया जाता है कि बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। सिमिलरली डू यू थिंक कि लॉ की जो डिग्रीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो रही है पढ़ाई? नहीं, लॉ की डिग्रीज आउटडेटेड नहीं कह सकते हम। लॉ की डिग्री परफेक्ट है, और लॉ मैनी फोल्ड्स में बहुत अभी क्या कहते हैं प्रोग्रेस किया है। लॉ इज बेसिकली अ साइंस, आपको इसको साइंस की तरह लेना पड़ेगा, सब कुछ कोडिफाइड है। और अगर आप कोडिफाइड चीज़ों को अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ेंगे, हाँ, पिछले कुछ सालों में हमने देखा आया है कि जो मशरूमिंग हुई है लॉ की डिग्री के लिए, और लॉ की जो इंस्टीट्यूशन खुले हैं उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, जैसे एनएलयूज़ है, वो बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट्स हैं। हमारी कैंपस लॉ सेंटर है फैकल्टी ऑफ लॉ का, ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है। नालसर है, आपके बेंगलोर में है, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ आई हैं। उसके बाद धीरे धीरे कुछ स्तर गिरा है। हम ज़रूरत है कि हम एजुकेशन में बदलाव के साथ साथ अपने जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और स्ट्रांग करें, और लॉ की जो एजुकेशन है उसको और अच्छे आगे तक ले जाएं, मैं एक अच्छा पैमाना बनाएं। जो लॉ स्टूडेंट्स है वो एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं कि आइदर दे शुड फोकस कम्प्लीटली ऑन द थ्योरेटिकल नॉलेज जो कि उनको कॉलेज में मिल रहा है, या फिर उनको साथ के साथ इंटर्नशिप भी करना चाहिए। नहीं, इंटर्नशिप तो आजकल उनका करिकुलम है। बच्चे आते हैं मेरे पास एनएलयू लखनऊ से, अपना ओपी ग्लोबल जिंदल स्कूल से, काफ़ी स्कूल कॉलेजेस से, इंस्टीट्यूट से मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, यंग इंटर्न्स आते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। पर एजुकेशनल जो हम पढ़ते हैं कॉलेजेस में और जो इंस्टीट्यूशंस में, वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है कोर्ट क्राफ्ट से। कोर्ट क्राफ्ट तो कोर्ट में आके सीखने को मिलेगा आपको। मैं इंटर्न्स जाते हैं उनको बताता हूँ कि आप कोर्ट में जाके बैठिए, बैठ के देखिए कि वकील साहब किस तरह से दलील दे रहे हैं, क्या चैप्टर कर रहे हैं, क्या केस है, समझने की कोशिश करें। और जब आप अपने चैम्बर में आए, ऑफिस में आए, तो उस समय देखें कि उस समय वो जो बहस कर रहे थे कि उसकी कितनी उसकी रेलेवेंस है, क्या सही था, गलत कर रहे थे, तो आपको सीखने को मिलता है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यंग लॉयर्स का कि क्या इंग्लिश का आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस प्रोफेशन में? देखो, इंग्लिश का आना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी जो कानून की भाषा है वो अंग्रेजी है। वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली में भी। अभी दिल्ली की हाई कोर्ट और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसमें सब कुछ काम इंग्लिश में होता है। तो अभी लंबा समय लगेगा, कि कुछ लोगों की डिमांड है कि हिंदी में कार्य हो, उसको बड़ा लंबा समय लगेगा। हाँ, कोर्ट में अगर आप अंग्रेजी में अच्छी तरह बहस करें, अच्छा तरह तैयारी करके जाएं, तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई दिक्कत आती है। जजेस आपको एनकरेज करते हैं, अगर आप हिंदी में भी कई बार बात करना चाहते हैं तो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसमें दिक्कत नहीं आती। कई सारे हमारे वकील हमने देखे हैं पिछले 27 सालों में, उनको अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं आती, पर दे आर डूइंग वेल, ऐसा नहीं है। तो घबराना नहीं है कि हमको अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी नहीं आती। आप तैयारी करके जाएं, पढ़ के जाएं, और रट्टाफिकेशन ना करें।
जजेस जो बैठे हैं बहुत इंटेलिजेंट जजेस बैठे हैं, उनको सब चीज़ समझ में आती है। तो आपने जो लिखा है वो पढ़ के जाएं और उसी को उसी लाइन पे आप बहस करें। लेकिन कहीं न कहीं आपको नहीं लगता है कि जैसे इंडिया एक कंट्री, मतलब उनके हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश लैंग्वेज में डिबेट्स एंड डिस्कशंस को कर रहे हैं। सो डोंट यू थिंक? देखो, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लेवल पे और दिल्ली के लेवल पे इस निर्णय को नहीं लिया जा सकता। ये पार्लियामेंट का काम है और ये जो हमारी जो विधायिका है उसका काम है। वो लोगों की डिमांड है, अगर वो करती है तो हमको तो उसी को पालन करना है। वकील का काम है कानून का पालन करना। और दिल्ली में जो कानून है कि यहाँ की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इज इंग्लिश। तो अगर आपको इंग्लिश में निपुण होना पड़ेगा। यानी कि जो यंग लॉयर्स हैं उनको कहीं न कहीं इंग्लिश पे कमांड होना चाहिए। कमांड ना भी हो तो इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए उनको। कमांड का मतलब है, देखो, नोबडी इज एक्यूरेट, नोबडी इज परफेक्ट। ट्रू। तो कमांड ना हो तो ऐसा नहीं कि भाई कमांड नहीं है तो नहीं करना ही नहीं। थोड़ा बहुत आपको, सबको A to Z सब पढ़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, बचपन में हम सब कायदा पढ़े हुए हैं, हम सबने तख्ती लिखी है, तो ऐसा ट्रू। नहीं है। तो हम सब पढ़े हुए हैं। तो जब आप कायदा पढ़े हुए हैं तो जब आपको सब आज उस आता है, 1 2 3 से सीखा है आपने, तो ऐसा नहीं कि हमें अंग्रेजी नहीं आती। तो अंग्रेजी आप सीख सकते हैं। अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ें अंग्रेजी की, अच्छी मैगजीन पढ़ें और अच्छे लोगों को सुने, तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाती है। सर एक क्वेश्चन लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि लीगल प्रोफेशन में कोई भी इंसान कितना कमा सकता है? लीगल प्रोफेशन में मैंने आपको पहले भी कहा कि आप पैसे की तरफ ना भागें। पैसा अपने आप आता है। आप अगर अपने आप प्रोफेशन से ईमानदार हैं तो मनी इज इन अबंडेंस इन दिस प्रोफेशन। आप सोच नहीं सकते कि आप कितना पैसा कमा सकते फिर भी सर अगर एक अप्रोक्स आप हैं। बताएं नहीं, कि अप्रोक्सीमेटली कोई सीमा नहीं है। देखो, मैंने सब कुछ यहीं से कमाया। मेरे फादर साहब हमारे सरकारी अफसर थे, तो वो बहुत ही लिमिटेड उनके संसाधन थे, पर जब से हमने वकालत की है तो हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक और बहुत बड़ी मिथ है लोगों के अंदर कि बिना झूठ बोले आप केस जीत नहीं सकते हैं। नहीं, आई डिसएग्री विद दिस, आई कंप्लीटली डिसएग्री। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, झूठ आपको बोलना नहीं है, सच्चाई में चलेंगे। अब आप अपने क्लाइंट को डिफेंड कर रहे हैं, तो सच्चाई ये है कि एक झूठा केस दर्ज हुआ, तो झूठा केस, झूठ का और सच का फैसला करना अदालत का काम है। आपको अपने क्लाइंट की दलील रखनी है। तो जो क्लाइंट आपको ब्रीफ बता रहा है, कोई क्लाइंट आके एडमिशन कर रहा है, वो आपकी प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। उस प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आपको तो उसको डिफेंड करना है। आप जाके कंसीड नहीं कर सकते कि भाई जाके मैं कंसीड करता हूँ कि जी, तो आप प्लीड गिल्टी करते हैं। तो प्लीड गिल्टी में आपके जाहिर सी बात है, जो कानून में जो प्रोविजंस हैं कि आपको कितनी सज़ा हो सकती है, कितना फाइन हो सकता है, वो होता है। तो आपको ईमानदार रहना अपने प्रोफेशन से, आपको डिफेंड करना है। एक और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीगल प्रोफेशन में बिना नेटवर्किंग के, बिना जान पहचान के आप काम नहीं करवा सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी एक मिथ है, लोगों का क्रिएट किया हुआ है। कई लोग ऐसे करते हैं। सुनने में भी आता है कि उसकी वहाँ सेटिंग है, उसकी वहाँ सेटिंग है। सेटिंग से देश नहीं चलता है। न्याय प्रक्रिया भी सेटिंग से नहीं चलती है। न्याय प्रक्रिया आज भी, लोगों का अगर विश्वास किसी इंस्टीट्यूशन में है तो वो हमारे न्यायालय हैं। अगर न्यायालय ना हो तो सिस्टम कोलैप्स हो जाए। तो जो भी आप देखते हैं, कई बार झगड़ा होता है, कुछ होता है, तो सीधा कहते हैं कोर्ट में देखूंगा आपको। तो कोर्ट में क्यों देखेंगे? क्योंकि कोर्ट में उनकी आस्था है, कोर्ट में वो विश्वास करते हैं कि यस, जज साहब जो बैठे हैं, वकील साहब जो काम कर रहे हैं, वो मेरे को न्याय दिलाएंगे। तो एक न्यायिक प्रक्रिया है। हाँ, इसमें देर सवेर हो जाती है, तो हमको उससे घबराना नहीं होता। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे था कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे कोर्ट केसेस जो है बहुत ज़्यादा डिले होती है। नहीं, आजकल ऐसा दिल्ली में नहीं है। आजकल सॉरी टू से, पहले होता था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आजकल दिल्ली में कोई भी मुकदमा 2 या 3 साल में डिसाइड हो जाता है। वो जो पुराने ज़माने चले गए कि जी आपको 10-10 साल, 20-20 साल चल रहा था, ऐसा नहीं है। आजकल तो एक उनका करिकुलम है पूरा, ऊपर हाई कोर्ट मॉनिटर्ड करता है पूरा कि भाई ये 5 साल पुराना हो गया है, 10 साल पुराना होगा, इट इज़ टू बी टॉप प्रायोरिटीज़। और उसके नंबर्स होते हैं। जो भी हमारे जजेस साहिबान बैठे हैं, या सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है। जो हमारे उनकी सबकी जवाबदेही है, जो हमारे जजेस साहिबान बैठे हैं उन सबकी जवाबदेही है, उनके ऊपर उनके इंस्पेक्टिंग जजेस हैं कि आपने कितनी जजमेंट महीने में की है, कितनी आपने डिलीवरी की है, कौन सा कितना एविडेंस करा रहे हैं और क्या क्या आपकी पेस है, ऐसा नहीं है। और कितनी आपकी जो जजमेंट्स हैं वो अपहेल्ड हुई हैं, कितनी जजमेंट आपकी सेटिसाइड हुई हैं, सबके नंबर्स हैं। तो आपकी ग्रेडिंग है, आपकी ग्रुपिंग है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आजकल वो जमाने चले गए। अच्छा, यानी कि अब कहीं ना कहीं थिंग्स आर गेटिंग बेटर। Yes, things are getting much more better and faster. And with the advancement of technologies, आप देखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई है थैंक्स टू जो कोरोना के टाइम से। आई एम थैंकफुल टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस, द देन चीफ जस्टिस मिस्टर चंद्रचूड़। उन्होंने पूरे इंडिया में इसको लागू किया कि भाई जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है इट्स वाया मीडिया, सो वी मस्ट कंटिन्यू दिस। पहले लोगों की, कुछ वकीलों की भी डिमांड आई थी, कुछ बार बॉडीज की आई थी कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अच्छी नहीं है, पर आजकल सभी इंजॉय करते हैं, सब ज्वाइन करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो इट्स ए इजी मेथड। भाई योर केस इज नॉट गोइंग अनअटेंडेड। आप चाहे बीमार हैं, चाहे आप कोर्ट में बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, अपने केस को अटेंड कर सकते हैं और आप बिल्कुल उसमें हैं और आपकी मॉनिटरिंग है, पूरी जवाबदेही है, आपकी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। तो वो जमाने चले गए, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी में है। लेकिन सर एक कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट आया था जिसमें कहा गया था कि जो जितने भी केसेस है उसको ख़त्म करने में 300 साल लग जाएंगे। ना ना, यस, हाँ, वो एक सुनने में आया था कि जितने भी हमारे जो बैकलॉग है, बैकलॉग को हम कैसे कैसे दूर करें, उनकी पेंडेंसीज को है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई हुई है और ऐसे हाई कोर्ट ने भी बना रखी है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस पे काम हो रहा है और एक ये जुडिशरी का काम है। दे आर डूइंग इट, दे आर हैंडलिंग इट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। सो आपके ओपिनियन में व्हाट डू यू थिंक, व्हाट चेंजेस वी शुड कम अप विद ताकि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकें? पेंडेंसी ऑफ केसेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। एक तो हम अनवारंटेड लिटिगेशन को बढ़ावा ना दें। कई बार हमारे वकील साथी होते हैं, वो केस नहीं बनता, केस डाल देते हैं, तो जस्ट टू मेक इजी मनी। उसको मैं चाहता हूँ कि ऐसे को हम बढ़ावा ना दें। उसके लिए हमको बार बॉडीज़ के लेवल पे, बार काउंसिल के लेवल पे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लेवल पे हमको अपने मीडिएशन सेंटर खोलने पड़ेंगे। हमको अपने प्री लिटिगेशन सेंटर्स खोलने पड़ेंगे जिसमें हम यंगर जनरेशन्स को बढ़ावा दें कि आप कोर्ट में जाने से पहले यहाँ पर इसको सेटल डाउन करें। कोर्ट में उसी मुकदमे को लेके जाएं जैसे फॉरेन कंट्री में होता है कि उसको उसी मुकदमे को लेके जाएं जो वाकई में जाने वाला है। आधे से ज़्यादा मुकदमे ईगो की लड़ाई है, ईगो को हम सेटल डाउन कर सकते हैं। ट्रू भाई, और अगर हम, और इसमें परस्पर हमारे को समन्वय बनाना पड़ेगा। हमको वकील, हमारी बिरादरी एक है, तो वकील को वकील से ईगो नहीं रखनी कि वो उसकी कमी ज़्यादा सफ़ेद कैसी, ऐसा नहीं करना है। वकील साहब हमारे साथी हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो भी समझते हैं बातों को, तो हम उसको अच्छे तरीके से सुलझा सकते हैं। और ऐसे अगर हम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के लेवल पे और हमारी जितनी भी बार बॉडीज एसोसिएशंस हैं उनके लेवल पे हम प्री लिटिगेशन सेंटर्स और हम मीडिएशन सेंटर की बुनियाद रख सकते हैं, खोल सकते हैं, जिस तरह से सरकार ने शुरू किया है। अच्छा सर, बहुत बार ऐसे हमें सुनने को मिलता है कि कोई गरीब इंसान था और वो 30 साल तक जेल में सिर्फ इसलिए था बिकॉज ही कुडंट अफोर्ड लॉयर्स फॉर हिज केस, ठीक है। और एक अमीर इंसान है, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान है, उनके बेटे जब अरेस्ट हुए थे बहुत जल्दी उन्होंने अपने उनका जो बेटा है आर्यन खान, उनको बहुत जल्दी बेल मिल गया था। सो डोंट यू थिंक जो हमारा जुडिशरी है कहीं ना कहीं वो अमीरों के लिए ज़्यादा फेवरेबल है? और नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपको दिखता है, ऐसा नहीं है। जुडिशरी आपने देखा ना, वो पट्टी बंदी होती है, तो ऐसे पट्टी बंदी होती है, उसमें वहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता। हाँ, कभी कभी आपको फील होता है कि भाई देखो उनके पास था, उनको मिल गया, तो वो ये नहीं है। उसकी एक्चुअली क्या एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया में फास्ट मूवमेंट है। तो अगर कोई आदमी फास्ट मूवमेंट कर रहा है तो आप उसको ये नहीं ले सकते कि भाई वो कोर्ट ने अमीर आदमी को सुन लिया। भाई फास्टेस्ट है, कहीं आपने जल्दी काम किया, एक काम को एक वकील साहब 10 दिन में कर सकते हैं। एक वकील साहब ने अच्छे वकील को, अच्छी टीम को अगर एंगेज किया है तो उन्होंने उसी काम को जो 10 दिन में करना था 1 दिन में कर दिया। तो जो 10-15 दिन का हेर फेर है वो लगता है कि जल्दी काम हो गया, ऐसा नहीं है।
अभी के टाइम में एआई जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। Yes. इट इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी। ट्रू। क्या आपको लगता है एआई वकीलों को रिप्लेस कर देगा? नहीं, एआई किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इनपुट बेस्ड है। अगर जो इनपुट आप देंगे सिस्टम में, बिकॉज इट्स सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में जो आप इनपुट डालेंगे उसी इनपुट को तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम। और उसी इनपुट को जब एक्सट्रैक्ट करेंगे, आप आउटपुट में लाएंगे, तो आपको उसको और रिफाइन करना पड़ेगा। तो ये रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। देखो, सबसे जो बड़ा जो सिस्टम है वो आपका ब्रेन है, तो ये सब चीज़ मैन मेड है। तो जब आदमी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ दौड़ सकता है, चैट जीपीटी की तरफ दौड़ सकता है, तो ये कहाँ से क्रिएट कहाँ से हुई? ये क्रिएशन तो आदमी की है ना, मैन मेड है। तो जो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, उसका कोई सानी नहीं है। हाँ, ये चीज़ें हमको इजी कर देती है, आपके रिसर्च इंजन को, आपके रिसर्च टूल्स को इजी कर देती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आने वाले टाइम में हम अच्छी तरह से सदुपयोग कर सकते हैं उसको। हम उसका पॉजिटिव मैनर में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, रिसर्च के लिए, अपने केसेस के लिए, अच्छे अच्छे जजमेंट्स के लिए, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। सर, आपको क्या लगता है एआई का क्या इम्पैक्ट होने वाला है एक लॉयर के लाइफ पे? और जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती थी, तो कोर्ट कैसे उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है? अभी इस पे काफ़ी अभी आने वाले दिनों में 20 तारीख में मेरे ख्याल से दिल्ली में मंडपम में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कुछ एआई इंटेलिजेंस के ऊपर कुछ कर रहे हैं। तो देखते हैं उसकी क्या आउटकम आती है। उसमें पुलिस भी लगी हुई है। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जो सदुपयोग है वो ये है कि हम उसको पॉजिटिविटी से देखें और उसमें पॉजिटिव चीज़ों को ही डालें, नेगेटिव चीज़ों को नहीं। क्योंकि क्या है कि अगर आप नेगेटिव इनपुट डालोगे तो आउटपुट भी उसका नेगेटिव ही आएगा। अगर आपकी इनपुट पॉजिटिव है तो इनपुट भी आउटपुट भी उसकी पॉजिटिव आएगी। तो हमको पॉजिटिविटी से देखना है। अगर आपको रिसर्च इंजन है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव चीज़ों को डालेंगे तो आपको जो आउटपुट आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी। तो ये एक क्रांति लेके आएगा और जिससे आप जो आपकी रिसर्च मेमोरी है वो बढ़ेगी। अच्छा, पहले जैसे लॉ स्टूडेंट्स जो थे तो उनके लिए कुछ ही 3 से 4 ही अपॉर्चुनिटीज़ थी पहले। या तो वो लोग यूपीएससी में जाते हैं, या तो लिटिगेशन में, या तो कॉर्पोरेट में। व्हाट डू यू थिंक एआई के आने के बाद कौन-कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है लॉ स्टूडेंट्स एंड यंग देखो, लॉ लॉयर्स के स्टूडेंट्स लिए? के लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, एक तो जुडिशरी तो है ही, कि जितने नए बच्चे आ रहे हैं, जितने लॉ ग्रेजुएट्स हैं, वो सबसे पहले तो मैं उनको कहूँगा कि वो अच्छा पढ़ें, मन लगाएं और पढ़ के जुडिशरी का एग्ज़ाम दें। क्योंकि वकील तो आप बाय डिफ़ॉल्ट बन ही गए, तो वकील तो आप कभी भी वकालत शुरू कर सकते हैं। ट्रू। तो जुडिशरी में आप अपना वो आजमाएं, पहले अपना किस्मत को आजमाएं और पढ़ाई करें। जुडिशरी बहुत ही इजी है। जज बनना सबसे आसान है, आईएएस आईपीएस की तरह नहीं है। केवल और केवल आपको फोकस होना है, केवल और आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ेंगे दिल लगा के तो ऐसा कोई नहीं कि आपको रिजल्ट ना मिले। तो आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रिजल्ट से अगर आप काम करेंगे तो आप जज बन जाएंगे। मान लो जज नहीं बने, खुदा ना खास्ता, तो आपको घबराना नहीं। आप प्रैक्टिस में आ गए, प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस में भी ईमानदारी से करें, पढ़ाई करें। पढ़ाई करके आप उन जज साहिबान को देखें कि वो जज साहब वहाँ बैठे हैं, उनसे अब मैं न्याय कैसे लूँ। तो पॉजिटिविटी के साथ अगर आप जाएंगे, जब आपकी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं तो वो भी इंसान है। ट्रू। तो पॉजिटिव वाइब्स को पॉजिटिव वाइब्स अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। इसको एक नियम है, कर्टसी बिगेट्स कर्टसी, विनम्रता ही विनम्रता की जननी है। ट्रू। तो आपको विनम्र रहना है, पॉजिटिव रहना है और आप अपना प्रक्रिया में भागीदार बने। और न्याय प्रक्रिया में जब अच्छी से भागीदारी होगी आपकी तो आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा सर, एआई से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन था। जैसे पूरे दुनिया में एआई को रेगुलेट करने की बात चल रही है। जो एआई के फादर कहे जाते हैं, जोफ्री हिंटन, वो भी रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। यस, बिकॉज एक्चुअली क्या है ना, इसका मैंने कहा ना, नेगेटिव चीज़, लोग नेगेटिव दिमाग ज़्यादा दौड़ाते हैं। तो नेगेटिविटी में जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर में आप नेगेटिव चीज़ें डालेंगे तो उसकी आउटपुट पॉजिटिव तो आ नहीं सकती। इसीलिए इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो रेगुलेशन जब तक किसी चीज़ पे नहीं होगी तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। नई नई चीज़ें आपको गाइड करने लगेगा, नई नई चीज़ें आपको नेगेटिव चीज़ें बताने लगेगा, आपको नेगेटिव आइडियाज़ देने लगेगा।
तो उसमें आप क्या होते हैं ना, भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कुछ गेम्स चल रही हैं, अभी सुनने में आया था पीछे नोएडा में 3 बहनों ने कूद के आत्महत्या कर ली, गेम्स खेल रहे थे। तो ये नेगेटिविटी है, ये भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गेम है। तो गेम ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना है, उसको रेगुलेट करना पहले बहुत एक जरूरी ब्लू है। वेल करके गेम यस बहुत यस वायरल यस, हुआ वही था। वही। इसलिए ये ऑल सिस्टम इज इंटरकनेक्टेड। तो हमको पॉजिटिविटी के साथ चलना है, हमको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें सब खुश रहें, सब खुशहाल रहें। वो सिस्टम की ज़रूरत है, भाईचारा बढ़े, मोहब्बत की दुकान खुले। सही बात है। अच्छा सर, इसी में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट डू यू थिंक, एआई रेगुलेशन के लिए अलग से एक्ट आना चाहिए या आईटी एक्ट में ही चेंज करना चाहिए? आईटी एक्ट में चेंज हो जाना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज़ सफिशिएंट। उसी में जो एआई की रेगुलेशंस हैं उनके रूल्स बन सकते हैं और उसी में 1-2 सेक्शन इंसर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोई नए एक्ट की ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ के लिए नया एक्ट बनाओ, ऑलरेडी सब चीज़ कोडिफाइड है। तो आपको कोई नए कानून की ज़रूरत नहीं है। कोई कानून को दोबारा जो आप लाना चाहते हैं, कोई चीज़ थोपना चाहते हैं, थोपना नहीं है। आप लोगों पर जितनी चीज़ें थोपेंगे उसके भी परिणाम सही नहीं आते, पॉजिटिव नहीं। एंड डू यू थिंक न्यू इंस्टीट्यूशंस बनाने की ज़रूरत है इस? देखो, कोई भी रिसर्च वर्क के लिए, अनुसंधान करने के लिए अगर कोई डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन हो तो उसमें बुराई नहीं है। ठीक है, यानी कि रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देयर शुड बी इंस्टीट्यूशंस। ऑफ कोर्स, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का हो, चाहे हम जैसे लॉ इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, मेरी सोच है कि जिस तरह से जो आईएएस की एकेडमी है, जिस तरह से जुडिशरी की एकेडमी है, हम भी अपनी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के लेवल पे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लेवल पे हम अपने प्रोफेशन को जो रेगुलेट करते हैं, बॉडीज़ को रेगुलेट करते हैं, तो हमको भी अपने कॉन्फ्रेंस टाइप की, हमको भी इंटरेक्शन करने के लिए हमको भी एकेडमी के लेवल पर ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना चाहिए जिससे हम रेगुलर इंटरवल्स पे अपने साथियों को, यंगर जनरेशन्स को कोर्ट क्राफ्ट, ट्रेनिंग, प्लीडिंग्स, ड्राफ्टिंग, इन सब की नॉलेज देते रहें, इम्पार्ट करते रहें, जिसमें जाके वो रिसर्च इंजन्स को सर्च कर सकें, जिसमें वो पढ़ सकें। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन हमारा भी होना चाहिए। अभी से रिसेंट में दिल्ली बार काउंसिल का इलेक्शन आने वाला है, उसमें आप कंटेस्टेंट भी है, तो कोई 3 चीज़ बताइए जो चेंज आप इस सिस्टम में करना चाहते हैं और आप क्या अपील करना चाहते हैं व्यूअर्स के मैं साथ? सभी यंगर जनरेशन के लॉयर्स से और जो हमारे वकील साथी हैं और जो मेरे साथ के हमारे साथी हैं, सभी को एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आने वाला जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का चुनाव है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये डिसाइड करेगा कि हमारा स्वरूप कैसा हो और हमारी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का स्वरूप कैसा हो। तो इसी प्रक्रिया में अगर हमको उसके स्वरूप को चेंज करना है, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है और बदलाव करके नए-नए आयाम स्थापित होते हैं। उसमें हम अपने यंगर जनरेशन के लोगों को उनके स्टाइपेंड देने की सुविधा को क्रिएट कर सकते हैं, उनके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस ला सकते हैं और उनके लिए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से हम जितनी भी हमारी बार बॉडीज़ हैं, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उनके लिए जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। और सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है हमारा, वो पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन का है कि आज हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी पहले जो 20 लाख तक की जुरिसडिक्शन होती थी, वो 2 करोड़ बनी। हम चाहते हैं कि अब वो 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक आए और जो हमारे सिविल जजेस हैं, जो नए-नए हमारे सिविल जजेस हैं, उनकी 3 लाख रुपए तक की जुरिसडिक्शन है, वो 3 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की जाए। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के लेवल पर जो हमारी नई बॉडीज़ बनने जा रही है, उसपे डेलिब्रेशन करके इन चीज़ों का अमली जामा पहनाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू बहुत वेरी अच्छा मच, लगा थैंक यू आपसे वेरी बात मच। करके। साथियों, मैं सुरेंद्र चौहान, बैलेट नंबर 68, मैं आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप मुझे अपना प्रथम या सर्वोत्तम मत देकर दिल्ली बार काउंसिल का मेंबर बनाने में मदद करें। धन्यवाद।